मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस कार्यक्रम के मॉडरेटर शरदचंद सिन्हा के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। और अच्छी तरह मॉडरेट किया, एक्सेलेंट मॉडरेशन। एडमिरल डीके त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, श्री आर.के. सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी डेजिग्नेट, डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO, बाबा कल्याणी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भारत फोर्ज, लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू सिस्क, वाइस एडमिरल K. स्वामीनाथन VCNS, श्री R.S. भाटिया, प्रेसिडेंट SIDM एंड फॉर्मर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, सीनियर ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इनोवेटर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्वावलंबन इवेंट में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं इंडियन नेवी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर स्वावलंबन का आयोजन करने पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस आयोजन की थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन रखी है। मैं समझता हूं कि यह न केवल वर्तमान की परिस्थितियों के लिहाज से रेलेवेंट है, बल्कि यह भविष्य के भी आपके प्रयासों को दिशा देने में निश्चित रूप से मदद करेगी। इसलिए मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे सभी स्टेक होल्डर्स को तथा इसमें शामिल विभिन्न कंपटीशंस के विनर्स को भी बधाई देता हूं। पिछले 2 वर्षों में आप सबके सामने हमारी आर्म फोर्सेस ने जो भी चैलेंजेस रखे, आपने उन्हें पूरा किया है। आपने जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को अनेक टेक्नोलॉजी दी, उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि यह इवेंट आपके, हमारी सेनाओं के और पूरे देश के साइंटिफिक हॉरिजन को और वाइडन करेगा। साथियों, इस इवेंट में आप जो भी इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, वह चाहे स्वावलंबन डॉक्यूमेंट को रिलीज करना हो, आईडेक्स चैलेंजेस की अनवीलिंग हो, हैकाथन अवार्ड हो या फिर सागरमाला परिक्रमा की शुरुआत हो, यह सब इस बात को दिखाते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर आप सभी कितने सक्रिय और सजग हैं। आत्मनिर्भरता को लेकर इंडियन नेवी का प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं कई मौकों पर और कई मंचों से इंडियन नेवी की इस बात को लेकर तारीफ भी कर चुका हूं। मेरी दृष्टि में इंडियन नेवी एक प्रकार से इनोवेटिव नेवी है। इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के प्रति आपका संकल्प आपके द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले यहां लगी एग्जीबिशन को विजिट किया। उसमें मुझे जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स दिखाए गए, वे मन में यही विश्वास पैदा करते हैं, मन में यह भरोसा पैदा करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं। मुझे बताया गया कि आज आप सब ने फ्यूचर वारफेयर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर सेशंस भी आयोजित किए हैं। मैं यह भी देख पा रहा हूं कि इस बार के इवेंट में पिछले 2 इवेंट्स की तुलना में ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई है। ये सारी चीजें यह दिखाती हैं कि देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर एक वाइब्रेंट कल्चर डेवलप हुआ है। साथियों, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बढ़ती हुई गति को मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। इस बात की पुष्टि मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि पिछले सिर्फ 15 दिनों में ही मैं लगभग 3-4 ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूं जो इन विषयों से संबंधित रहे हैं। चाहे वो SIDM का कार्यक्रम हो, TDF का कार्यक्रम हो या फिर डेफ कनेक्ट हो, यह
फ्रीक्वेंसी अपने आप में इस ओर स्पष्ट इशारा करती है कि भारत में अब इनोवेशन की एक लहर चल रही है। तो नहीं मिला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के इतिहास में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के कई दौर आए हैं, पर इन चेंजेस ने डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को ज्यादातर बाईपास ही किया है। 90s के डिकेड में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आई थी तो पूरा समाज उससे प्रभावित हुआ, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी जब मार्केट में कैपिटल का फ्लो बढ़ना प्रारंभ हुआ तब भी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, तब भी हर क्षेत्र में क्रांति आई, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। मतलब ऐसे अनेक अवसर आए जब भारत में डिफेंस सेक्टर को लेकर एक इनोवेटिव कल्चर डेवलप हो सकता था, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ा कारण मुझे इसके पीछे दिखता है वह यह है कि हम एक लंबे समय तक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश रहे हैं। हम आर्म्स और इक्विपमेंट को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडियाज जन्म ही नहीं ले पा रहे थे। अगर कभी आइडियाज जन्म भी लें तो उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास जैसा एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम होना चाहिए था, वह कम्प्रिहेंसिव सिस्टम भी नहीं था। पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट दिखाई वह आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। आज हमारे पास कॉन्क्रीट इकोसिस्टम भी है और आज हम सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, वह यह है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं तो यह मानता हूं कि यह प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और आगे तेजी से बढ़ने वाली है। जो कॉन्फिडेंस इस समय मुझे प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिला है, आज के कुछ वर्षों पहले वह कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारी सरकार ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। डिफेंस सेक्टर में हमारा पब्लिक सेक्टर तो पहले से ही इन्वॉल्व था, लेकिन हमने इस बात को समझा कि आखिर एक पंख पर कोई पंछी कितनी दूरी उड़ सकता है। सरकार में आने के बाद हमने डिफेंस सेक्टर में दूसरे पंख को भी मजबूत किया, यानी हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया है। साथियों, आप इसी तरह हमारे डीपीएसयूज को देखें। हमारे डीपीएसयूज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने तो अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अभी हाल में ही महारत्ना का स्टेटस प्राप्त किया है। आज सुबह ही मैंने कई डीपीएसयूज की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया है और मैं आपके सामने यह बेहद खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैं डीपीएसयूज के परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट हुआ हूं। लेकिन मैं इस मंच से प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अपनी डीपीएसयूज से भी यह आह्वान करूंगा कि आप लोग भी कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन के दम पर लगातार नई नई ऊंचाइयां हासिल करने की कोशिश करें। और आज की मीटिंग में भी मैंने उनसे यही आग्रह किया है। साथियों, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए हर वह प्रयास कर रही है सरकार जो आवश्यक है। जहां जरूरत पड़ी प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल प्रदान किया, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए नॉर्म्स को भी जितना आसान बनाया जा सकता है उसे आसान बनाने की कोशिश की है। आज प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इनोवेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है।
मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सबको पता है कि आज हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी, कि हम भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। हमारे प्रयासों का परिणाम सिर्फ यही नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिफेंस सेक्टर में स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि पूरे भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनली सेल्फ रिलायंस एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया, एक क्रांतिकारी विचार यह बनकर उभरा है। यह विचार तेजी से प्रसारित भी हो रहा है। यह विचार हम सब भारतीयों के अंदर एक विश्वास भी पैदा कर रहा है कि हम अपने दम पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथियों, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में देखें तो हर कार के पीछे कोई न कोई एक आइडिया छुपी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर कल्चरल ही क्यों न हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी बड़ा डेवलपमेंट यदि हुआ है तो उसके पीछे कोई न कोई आइडिया ही विशेष रूप से जिम्मेदार रही है। बिना आइडिया के चेंज कभी नहीं आ सकता है। हालांकि नए विचार आसानी से एग्जीक्यूट भी नहीं होते हैं और विचारों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बावजूद उसके विचारों में अगर ताकत होती है तो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सामने आ ही जाता है। साथियों, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां किसी बड़े आइडिया को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बावजूद इसके वह आइडिया पूरे दमखम के साथ समाज के सामने आई है। इस संबंध में मुझे गैलीलियो गैलीली का उदाहरण याद आ रहा है। आप सब गैलीलियो के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने यूरोप को यह बताया था कि सोलर सिस्टम यह पृथ्वी केंद्रित नहीं बल्कि यह सूर्य केंद्रित है। उन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उससे पहले यूरोपियन यही मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों के लिए यह आइडिया अपने में नया था। नए विचार से डरने वाले लोगों ने इस आइडिया को दबाने का भरपूर प्रयास किया। इसी क्रम में गैलीलियो को सजा भी हुई थी। बर्तोल्ट ब्रेख्त का एक नाटक है, लाइफ ऑफ गैलीलियो। बर्तोल्ट ब्रेख्त के उस नाटक में इस बात का भी जिक्र है कि जब उन्हें सजा सुनाई जा रही थी तो उनसे माफी मांगने को कहा गया और उनसे यह कहा गया कि यदि तुम मान लो कि सोलर सिस्टम पृथ्वी सेंट्रिक है, अर्थ सेंट्रिक है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। गैलीलियो उस समय मन ही मन मुस्कुराते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि स्टेज पर इस सीन को कैसे प्ले किया गया होगा। गैलीलियो मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं यहां मान भी लूं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, फिर भी सूरज का चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी ही लगाएगी। मेरे माफी मांग लेने से यह सच झूठ तो नहीं बन जाएगा। मेरे माफी मांगने से यह आइडिया तो दब नहीं जाएगी। और आप देखिए कि आज पूरी दुनिया साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ यह मान लिया है कि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। साथियों, इसी प्रकार मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी एक उदाहरण याद आता है। उस क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडिया को दबाने का बहुत ही प्रयास किया गया था, लेकिन क्या यह आइडिया दब पाई? फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से निकला हुआ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की यह नींव बन गया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इससे अछूता नहीं रहा है। स्वतंत्रता की हमारी आकांक्षा को भी दबाने का पूरा प्रयास किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को तो दबाया ही गया, उससे पहले भी कई सारे छोटे बड़े विद्रोह देश के अलग अलग हिस्सों में दबाए गए अथवा उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे स्वतंत्रता की हमारी जिजीविषा, हमारे दिल की तड़पन वह कम तो नहीं हुई। जब उस विचार का उचित समय आया तो पूरे देश में स्वतंत्रता की एक
लहर से चल पड़ी, एक ऐसी लहर, एक ऐसा आइडिया जिसे अंग्रेज दबा ही नहीं पाए। और यह एक विचार था जिसे दबाने का पूरा क्या प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह वह विचार देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यदि मैं हिंदी में इसे कहूं तो मुझे इस पर साहिर लुधियानी साहब का एक शेर याद आता है। वह कहते हैं, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें। यहां वर्क गिरने का अर्थ होता है बिजली गिरना। हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साथियों, आइडियाज के साथ भी यही होता है। जब उसे सामने आना होता है तो किसी भी प्रकार से सामने आएगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत में भी अब यही हो रहा है। इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का आइडिया अब भारत में खिल चुका है। हम सब ने मिलकर अपने कार्यों से भारत में इस आइडिया को जगाया है, युवाओं में इस चेतना को जगाया है। अब जब यह चेतना जग चुकी है तो यह सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन की तरह काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह हमारे युवाओं का ही इनोवेशन है कि आज भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। इनमें भी 100 से अधिक तो यूनिकॉर्न्स हैं। कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेहद बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे युवाओं ने इस आइडिया को स्वीकार किया है कि वह इनोवेशन के माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथियों, एक और बात जो मेरे जेहन में काफी समय से चल रही थी, उसकी भी चर्चा मैं यहां आप सबके सामने करना चाहूंगा कि यहां आर्म फोर्सेस द्वारा दिए गए चैलेंजेस के कई सारे विनर्स भी बैठे हुए हैं। मैं विशेष रूप से उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अब तक आपने जो भी किया वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। हम आपको अपनी समस्याएं बताते हैं, उन समस्याओं पर आधारित चैलेंजेज आपको देते हैं, और आपने अब तक उन समस्याओं का निदान करते हुए उन चैलेंजेज को पूरा भी किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यह बात सही है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मैं यह भी सोचता हूं, क्या हमें उस टाइम का इंतजार करना पड़ेगा कि कब टाइम आएगा, फिर आइडिया आएगा और हम उस पर काम करेंगे? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते हैं। हमें अपने पुरुषार्थ से वह समय स्वयं ही लाना होगा। आइडियाज का समय आता नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वह समय हमें लाना पड़ता है। इसलिए अब हमें इससे भी कहीं आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। मतलब अब आपको ऐसी चीजें डेवलप करनी होंगी जिसकी अभी हमें आवश्यकता तो दिख नहीं रही है, लेकिन वह चीज वास्तव में डेवलप होने के बाद हमारे लिए आवश्यकता बन जाएगी। जब आपको ऐसे ऐसे आइडियाज लाने हैं जो हमारी जरूरत बन जाएं, सर्विसेज को ऐसा लगे कि आपके इस इक्विपमेंट के बिना तो अब तक हम अधूरे थे, इसे मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाना चाहूंगा। साथियों, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में एक बात कही गई है कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलप होती है, उसमें मनी एक्सचेंज का स्वरूप भी स्वाभाविक रूप से बदलता जाता है। जैसे पहले के समय में आप देखें तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। फिर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, मॉनेटरी एक्सचेंज की व्यवस्था आई है। फिर जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती गई, वहां क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। यानी धीरे धीरे कैश का प्रचलन कम होता गया। परंतु यदि मैं भारत की बात करूं तो हमने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में एक डिसरप्टिव एंट्री की है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीजों तक तो हम पहुंचे ही थे, लेकिन एक तरफ जहां दुनिया वहीं पर रुक गई, हमने वहां से लंबी छलांग लगाते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मूव किया
और ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया के लिए यह अपने में एक मिसाल बन गया है, दुनिया के लिए अपने में एक एग्जाम्पल बन गया है। साथियों, आज दुनिया के कई सारे भारत में हो रहा है। आज भारत डिजिटल पेमेंट के वैल्यू के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। आज देश के किसी भी कोने में बड़े से बड़ा माल से लेकर सब्जी और चाय के ठेले तक पर आप अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसके अनुसार सिर्फ पिछले सितंबर महीने में ही यूपीआई से 1.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह अपने आप में मैं मानता हूं एक रिकॉर्ड है। आज दुनिया के कई देश हमारे इस आइडिया को अपनाने की बात करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमने इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के आइडिया के धरातल पर उतरने का इंतजार नहीं किया है, बल्कि हमने वक्त को अपनी ओर खींचा और इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया है। इसी प्रकार आप जैम ट्रिनिटी के रूप में एक और उदाहरण देखिए। आज भारत में जनधन, आधार और मोबाइल के एकीकरण ने गवर्नमेंट स्कीम्स की डिलीवरी को बहुत ही आसान बना दिया है। जनता सीधे मोबाइल के माध्यम से सरकार से जुड़ पा रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रही है, सरकारी और अब आपको गैस सिलेंडर के लिए लाइन भी लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि मोबाइल के क्लिक से गैस सिलेंडर खुद आपके घर आता है। अब देश के लोगों तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच रहा है। यह सब जैम ट्रिनिटी के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इनोवेशन के माध्यम से आइडियाज और समय के आने का नहीं, बल्कि उसे लाने का प्रयास करिए। सही समय का इंतजार नहीं करना होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से सही समय लाना पड़ता है। आप लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और अपने नवाचार के दम पर भारत के लिए वह समय लाकर रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे आप सबकी मेहनत, लगन और स्वावलंबन इस इवेंट में भी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे बताया गया कि स्वावलंबन के पिछले 2 सत्रों में इंडियन नेवी के इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से 2000 से अधिक प्रपोजल्स आए हैं। इन प्रपोजल्स को 155 चैलेंजेस में कन्वर्ट किया गया है और 171 कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वावलंबन इनिशिएटिव ने आइडेक्स के तहत 213 एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ भी सहयोग किया है, जिसके तहत अब तक 19 केसेस में 2000 करोड़ से भी ज्यादा के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON दिए गए हैं, जिनमें से 784 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरे भी हो गए हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया है। साथियों, आज हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि हम सबने मिलकर जो भी प्रयास किए हैं वह सफल हो रहे हैं। मैं इस मंच से आप सबको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। आप और हम मिलकर भारत को हर क्षेत्र में स्वावलंबन प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयास इसी तरीके से भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं इंडियन नेवी को स्वावलंबन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और विशेष रूप से एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और एक बार फिर से यहां उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से इस इवेंट की कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूं और अंत में आप सभी और आपके परिवारजनों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।